नमस्ते दोस्तों। मैं आज एक खास टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो है माओइज्म। इंडिया में जो माओइज्म आज क्यों जिंदा है, मतलब ऐसा कौन सी वजह है जिसके कारण अभी भी माओइज्म इंडिया में जिंदा है, मतलब प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में माओइज्म का रेलेवेंस। आप तो जानते हैं, हाल ही में इंडिया में एक बिगेस्ट माओइस्ट अटैक हुआ है, जिसमें इंडिया का जो सेंट्रल सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल फोर्स है उसका 22 जवान मारे गए हैं और 31 इंजर्ड हैं। छत्तीस सेंट्रल इंडिया का जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ में ये अटैक हुआ है। तो मैं उस अटैक के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा क्यों अभी भी माओइज्म इंडिया में जिंदा है उसके बारे में। उसका जो पहला कारण है वो है विकास। जो माओइस्ट डोमिनेटेड एरिया है उसमें विकास नहीं हुआ, मतलब आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी भी, मतलब जो जो विकास महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, पंजाब ने देखी है, वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वो नहीं देखा। अगर आप उस स्टेट से है तो आपको मेरे बात समझ में आएगा। जो मिनरल रिच एरिया है, चाहे वो कोल हो, आयरन हो, बॉक्साइट हो या मैग्नाइट हो, मतलब जो कॉपर है, वो सब कहाँ पाया जाता है इंडिया में, उस रीजन में जहाँ माओइज्म सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो उड़ीसा झारखंड में इंडिया के जितनी भी कोल रिजर्व है उसके आधे पाया जाता है। और इस स्टेट में माओइज्म बहुत ज़्यादा है। और उस स्टेट के जो मतलब जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मतलब उस स्टेट का जो रिसोर्स है वो स्टेट के जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो पूरे भारत के लिए किया जा रहा है। मगर वो स्टेट गरीब होने के लिए वजह से उनका जो लोग है उनमें उतना ज़्यादा विकास नहीं है, उनका उतना ज़्यादा तरक्की नहीं हुआ। और जो ट्राइबल एरियाज उसमें तो विकास नाम के हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो विकास पंजाब या तमिल में हुआ उसके कम, अगर उसके तुलना अगर उस एरिया के साथ करिए, मतलब अगर करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि उस उधर के में मतलब उस तरह विकास हुआ ही नहीं है। तो विकास का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको ना स्कूल मिलेगा, ना अच्छा अस्पताल मिलेगा, ना अच्छा सड़कें मिलेगा, ना बिजली मिलेगा, ना पीने की पानी मिलेगा आपको, ना सरकार की कोई तंत्र उधर है, ना पुलिस है। मतलब एक जो एक नॉर्मल एक जगह में जो मतलब जो सुविधा होनी चाहिए उसका कुछ भी नहीं है उस एरिया में। अगर विकास नहीं होगा तो उन जो जनता है उनमें क्या मैसेज देंगे आप कि आपकी सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, वो विकास करने के लिए मतलब विकास किया ही नहीं है। तो वो लोग तो उन लोगों के मन में तो ऐसा होगा कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो उधर अगर जो नक्सल है वो अगर वो सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि अगर हम सत्ता में आए या भारत एक सोशलिस्ट मुल्क हुआ तो आपके लिए हम तरक्की करेंगे, जो विकास है वो आपके एरिया में होगा। वो ख्वाब जब देखा था, मतलब जो उन इलाके के लोगों को दिखाता है उस माओइस्ट, तब उन लोग तो यकीन कर लेगा। क्यों? क्योंकि आज तक 70 साल में विकास हुआ ही नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विकास नहीं करेगा तो उन लोगों में ऐसा मतलब फीलिंग्स नहीं आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट स्ट्रक्चर हमारे लिए काम करता है। तो वो पहला प्रॉब्लम है, विकास का प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो है लैंड रिफॉर्म्स। आज़ादी के बाद मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट को करने की कोशिश किया था वो हुआ नहीं है। मतलब केरल या बंगाल में तो लैंड रिफॉर्म्स हुआ है क्योंकि सीपीएम उधर मतलब वाम फ्रंट उधर राज किया बहुत ज़्यादा सालों से, अभी भी कर रहे हैं केरला में। उधर लैंड रिफॉर्म्स हो गया, मगर बाकी जो इंडिया है उधर अभी तक लैंड रिफॉर्म्स हुआ नहीं। मतलब जो भूमि है वो बहुत बड़ा एक मसला है। मतलब जो भूमिहीन किसान है उनको आप जब तक ज़मीन नहीं देंगे, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तब तक तो इस जो ज़मीन के लिए जो प्रॉब्लम होता है वो समाधान नहीं हो सकता। तो जो लैंड रिफॉर्म्स केरल में हुआ है या बंगाल में हो, वो लैंड रिफॉर्म्स बिहार, उड़ीसा, झारखंड सारे स्टेट पे होना चाहिए, ताकि जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन, जो जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन पहुंचाया मतलब जा सकता है। तो वो करना चाहिए। वो है दूसरी प्रॉब्लम जिसके वजह से अभी भी आज तक मतलब माओइज्म जिंदा है। मतलब
और एक प्रॉब्लम है, जो ट्राइबल एरिया है उसमें जो पूंजीपति है बहुत ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करते हैं, मगर जो मतलब जो कंपोजिशन देना चाहिए था वो नहीं दिया गया आज तक, वो अच्छे ढंग से नहीं देते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम है जो ट्राइबल फॉरेस्ट जो रिलेशन है वो तार तार हो गया, उसको तोड़ दिया गया। कैसे, मैं बताता हूँ। अंग्रेज आने के पहले मतलब 2-3 सालों से, 2-3 हज़ार सालों से जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो ट्राइबल हैं वो लोग क्या करते थे, उनके जंगल के साथ एक गहरा रिश्ता था। वो लोग अपने ज़िंदगी के लिए, अपने ज़रूरत के लिए जंगल के ऊपर डिपेंडेंट था। मगर अंग्रेज आने के बाद जो फॉरेस्ट है वो एक्वायर कर लिया, उसको सरकारी संपत्ति बना दिया। तो अंग्रेज ऐसा कानून लेकर आया कि अब सरकार के इजाज़त के बिना कोई भी जो फॉरेस्ट में नहीं घुस सकता है, उनमें नहीं जा सकता। तो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल सोसाइटी था वो अब नहीं रहा अंग्रेज आने के बाद। जब इंडिया आज़ाद हुआ है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई रोल नहीं आया कि पिछले जो अंग्रेज आने की पहले जो जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो समाज व्यवस्था था, उसको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट पास भी किया है वो भी अभी तक ढंग से लागू नहीं हुआ। जब तक आप जो ट्राइबल्स हैं उनको अगर अब तक ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपके लिए हम हैं, जो जंगल है वो आपके पहले है, जंगल की जितनी भी रिसोर्स है वो आपकी है, तब तक तो उनके मन में ये एहसास नहीं दिला सकते, उनको उनमें ये यकीन नहीं आएगा कि सरकार हमारा है। अभी भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट उस फॉरेस्ट के टिम्बर, तेंदुपत्ता, ये सब से आता है, मगर उनमें ट्राइबल का जो राइट है वो आपने नहीं दिया। तो कैसे चलेगा। जो चौथा कारण है वो है सोशल एक्सक्लूशन एंड एलिनेशन। नक्सलिज्म को अगर आपको काउंटर करना है तो भारत सरकार क्या करता है, सीआरपीएफ या कोई पैरामिलिट्री ही वो सब भेजते हैं, आर्मी तो नहीं भेजते, क्योंकि आपके खुद के लोग हैं, आप कैसे आर्मी भेज सकते हैं। मगर जब वो लोग ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जब गोलीबारी या फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो आम लोग हैं उनके जो राइट है वो आप वो उसका उनका जो ह्यूमन राइट्स हो या राइट्स हो, उनके साथ बहुत सारा अन्याय होता है, नाइंसाफ़ी होता है। जो स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस, वो बहुत सारे ट्राइबल्स जो औरतें उनको रेप किया है, बलात्कार किया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आया है। तो जस्टिस सिस्टम नहीं है। अगर कोई जो उधर में कोई अगर नाइंसाफ़ी हुआ है तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो जस्टिस सिस्टम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। तो ट्राइबल जो लोग हैं उनके मन में ये बैठ गया कि स्ट्रक्चर, इस सरकार, ये स्ट्रक्चर सिर्फ पूंजीपति का है, एलिट लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो जब तक आप जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से उधर नहीं लाएंगे तब तक ये समस्या समाधान नहीं हो सकता। उनके साथ जितनी भी अन्याय होता है उनका तुरंत न्याय दिलाना पड़ेगा। और एक रीज़न है वो जो मेन इंडिया उनके साथ एक कटाव है। आप सोचिए, उधर में ना है कोई विकास है, ना सरकार के प्रेजेंस है, ना उधर के जो लोकल गवर्नमेंट है बहुत पावरफुल है। तो उधर के जो लोग हैं उनमें ना स्किल है, ना एजुकेशन है, ना कोई कुछ भी है, कोई सुख सुविधा की कोई तंत्र नहीं है। तो जब तक आप उधर के लोगों में स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, उनको नौकरी नहीं देंगे, तब तक उधर में नक्सलिज्म ख़त्म नहीं होगा। जब लोगों के पास नौकरी आएगा, पैसा आएगा, विकास आएगा, तब वो लोग वो समस्या आप आसानी से समाधान कर सकते हैं, क्योंकि तब उन लोगों को ये लगेगा कि भारत सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम क्यों नक्सलिज्म की तरफ जाएं। कोई लोग एक ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है जिसमें आपको पता नहीं है कि कल आपके साथ क्या हो जाए, मगर आपके पास कोई अगर चारा ही नहीं बचेगा, आपके लिए सरकार अगर कुछ नहीं करेगा, तो आप तो जाएंगे ना नक्सलिज्म में। और लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ लोकल जो गवर्नमेंट है वो एक और वजह है। उधर की जो लोकल गवर्नमेंट है, जब तक आप उसको एम्पावर नहीं करेंगे, उनके पास फंड नहीं पहुंचाएंगे, जो उधर के जो समस्या है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि क्या समस्या है, वो लोकल गवर्नमेंट को पता है। जब आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे तब ये जो वो लोग हैं उनको ये एहसास होगा कि हमारी सत्ता हमारे पास है, हमारे पास
क्षमता है, हमारे पास पैसा है हमारी समस्या समाधान करने के लिए, हम हमारी समस्या खुद समाधान कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे, तब नक्सलिज्म का प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो जा सकता है। तो ये थे सिर्फ कुछ वजह या कुछ सोल्यूशन, अगर जो करें तो नक्सलिज्म मतलब इंडिया में ख़त्म हो सकता है। मतलब ये मेरा मानना नहीं है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनका मानना है। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। नमस्ते।